बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुतल्लक। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जिससे हम किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं, एक्चुअली ये है स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम डिफरेंट तरीकों से हासिल किया जा सकता है। जब भी कोई रेडिएशंस, टाइप ऑफ रेडिएशंस, जो लाइट है वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो मैटर उसका कुछ पार्ट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी ट्रांसमिट होता है। तो एक्चुअली हमने ट्रांसमिटेंस और अब्जॉर्ब करने वाले पार्ट को भी स्टडी किया जा सकता है और ट्रांसमिट करने वाले पार्ट को भी स्टडी किया जा सकता है। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन या इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर्स। तो अब हम कुछ जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जो आमतौर पर यूज़ होती हैं उनकी कुछ समरी देखते हैं, फिर इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज यूज़ होती हैं उनमें यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसमें जो प्रिंसिपल ये होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्वांटाइज्ड अब्जॉर्प्शन होती है यूवी और विजिबल। इसका मतलब ये है कि फिक्स या एक ख़ास अमाउंट जो है रेडिएशन की वो अब्जॉर्ब करते हैं, ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन यूवी और विजिबल की वो करते हैं। तो इससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यूवी की जो रेडिएशन की रेंज है वो 200 टू 400 नैनोमीटर है। 200 से लेस जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो वैक्यूम रीजन में आती हैं। और यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वो सिंपल यूवी विजिबल में स्टडी नहीं कर सकते। और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस का जिक्र करते हैं। और इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ अनसैचुरेशन, खास तौर पर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होती है डबल और सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप जो है वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती हैं और यहाँ पे जो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर है। अब अगर इसको हम कर दें वेव नंबर की फॉर्म में, तो ये 625 पर सेंटीमीटर से 4000 पर सेंटीमीटर, यानी कि 4000 पर सेंटीमीटर लोअर वेवलेंथ है और 625 पर सेंटीमीटर हायर वेवलेंथ। ये वेव नंबर के हिसाब से इसकी है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आईआर जो रेडिएशंस हैं वो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन परफॉर्म करवाती हैं, कि जब कोई मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन जज़ब करता है तो उसके बॉन्ड डिस्टेंस में फर्क पड़ता है, वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को एक्साइट करती हैं, या हम कह सकते हैं वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस होती हैं। इससे हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का। ठीक, इन्वायरमेंट फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द क्या है उसका पता चलता है। इसके अलावा तीसरी टाइप जो है वो NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे भी क्वांटाइज्ड अब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे इंटरेक्शन होता है रेडियो वेव्स के साथ। किसी भी मैटर का रेडियो वेव्स के साथ इंटरेक्शन होगा, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी कार्बन या कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का एनवायरनमेंट क्या है, साथ वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं। आज जो NMR जो है वो कई किस्म की होती है। ज़्यादातर हम प्रोटॉन NMR यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन, और कार्बन 13 NMR यूज़ करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे वो एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, रेडिएशन उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्शन रखते हैं। ये हम तफसील से पढ़ेंगे NMR में। अच्छा, उसके बाद जो है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है या मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम मास टू चार्ज रेशियो फाइंड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बुनियाद पर हम उनकी सेपरेशन करते हैं और मास टू चार्ज रेशियो फाइंड करते हैं। तो ये किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर फार्मूला फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है एक समरी जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ के लिए हम ये आप याद रख लेंगे। तो इससे बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा कि हमें अगर MCQs आता है कि यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है और इसमें कौन सी रेडिएशंस यूज़ होती हैं, आईआर में कौन सी रेडिएशंस यूज़ होती हैं, क्या उनकी वेवलेंथ रेंज है,
और इसका मकसद क्या होता है, NMR में कौन सी रेडिएशन यूज की जाती हैं और इसका मकसद क्या है। इसी तरह MS स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मकसद है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम इसको आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अच्छा, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्पेक्ट्रोमीटर्स। तो आमतौर पर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, तीन मेजर पार्ट्स हैं उसके, चार। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो सोर्स IR रेडिएशन का होगा। यूवी विजिबल है तो यूवी है तो यूवी का सोर्स होगा, विजिबल है तो विजिबल सोर्स यूज करेंगे हम। तो सोर्स होना चाहिए एक सैंपल कंटेनर, जिसको क्यूवेट कहते हैं या सैंपल सेल कहते हैं, वो होता है। और उसके बाद जो है वो, ठीक है, इसके बाद हम जो है वो स्टडी स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स और डिफरेंट चीज़ें यूज करते हैं। ये जी। तो अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं इसके जो यूवी और विजिबल की तफसील की तरफ। अच्छा, अब ये देखिए जी कि अब्जॉर्प्शन जो रेडिएशन की है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, ये रेंज दी हुई है 10 to 400 नैनोमीटर। लेकिन जैसा कि हमने पहले से जिक्र किया कि हमने इस सिंपल यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी रेंज 200 to 400 या 100 to 400 मेनली वो स्टडी करते हैं, और विजिबल में 400 to 800 नैनोमीटर जो है वो स्टडी करते हैं। अब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब्जॉर्प्शन होगी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस की, और इस वेवलेंथ की रेंज में हम क्या कर सकते हैं जनाब, उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उस दिन भी जिक्र हुआ था, पहले भी जिक्र हमने किया कि लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे। और ये देखें, जो 200 से लो रीजन है यूवी विजिबल का, वो आम स्पेक्ट्रोमीटर से हम जो है वो कहीं उसको नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। बिकॉज ऑक्सीजन इन दी अब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन दिस इस रीजन, इस रीजन में जो है वो ऑक्सीजन भी अब्जॉर्ब करती है। तो ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो हम अंडर द एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन उसका जो है वो स्टडी करेंगे। तो सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो कि हम आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इसको इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए जो 100 200 से कम जो ट्रांजिशंस को स्टडीज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के यूवी और यूवी विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे वर्किंग करने के लिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, कोई भी गैस मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आम जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वहाँ पे 200 से नीचे उसमें अब्जॉर्प्शन को स्टडी नहीं किया जा सकता। अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो आपको पता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें तीन टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक पाई मॉलिक्यूल, जहाँ पे पाई बॉन्ड बने तो वहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसके साथ ही इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा से सिग्मा स्टार है और पाई से पाई स्टार। ये हमने पहले एफएससी में पढ़ा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में के सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? कि अगर सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसके एंटी बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे तीन किस्म की रेडिएशन, चार किस्म की जो है वो अब्जॉर्प्शन या हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशंस। एक होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एक होती है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरी है जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और दूसरी है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर इनका हम कंपैरिजन करें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे इजी ट्रांजिशन जो है वो कौन सी है। सबसे डिफिकल्ट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। उसके बाद है जी N2 सिग्मा स्टार, और पाई टू पाई स्टार जो है कदरे इजी है, लेकिन सबसे आसान जो है वो सबसे कम एनर्जी यूज होगी N2 पाई स्टार। और N2 पाई स्टार से बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं होते, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात करते हैं, तो वो पाई स्टार ऑर्बिटल्स में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब मूव कर
ये ट्रांजिशन ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगी जहां पे आपके पास एक ऐसा जो है वो मौजूद है मॉलिक्यूल, जिसमें कोई ऐसा एटम है जिसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। यहाँ ये पाई टू पाई स्टार जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और ये एन टू सिग्मा स्टार है जहाँ पे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, लेकिन एक अनपेयर ऐसा एटम होगा जिसपे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा। नेक्स्ट ये तफसील दी हुई है जो हमने अभी डिस्कस कर ली। अब तो वो बात की है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो आमतौर पर 150 टू 250 नैनोमीटर तक होती है, वेरी शॉर्टर वेवलेंथ है, हाई एनर्जीज के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो एन टू पाई स्टार शो करता है। ये डिफरेंट, ये एन टू पाई स्टार सॉरी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ऊपर है ये। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए बिलो 150 नैनोमीटर। इसलिए अब हम इस किस्म के ट्रांजिशन जो है वो हम आम स्पेशल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो है ऐसी ट्रांजिशंस को स्टडी करने के काम नहीं आता। आगे एन टू पाई स्टार किन कंपाउंड्स में हो सकती है हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। पाई टू पाई स्टार आप इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। ठीक है, पाई टू पाई स्टार होती है आमतौर पर जहाँ पे पाई बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड आ जाता है, कॉन्जुगेशन आ जाती है। एन टू पाई स्टार भी एक ट्रांजिशन है जहाँ पे दोनों सूरत हाल होती है, एक तो डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा, और साथ में किसी एटम पर कार्बन के अलावा जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अटैच है उस पर लोन पेयर भी मौजूद होगा। तो इसलिए जो कार्बोनाइल जिन कंपाउंड्स में एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है या साइनाइड है, उसका नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो मूव कर जाता है हायर लेवल पर इनके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इंटेंसिटीज क्या होती है? अब्जॉर्ब ये है तो है अब्जॉर्प्शन, कि जितनी एनर्जी कोई बॉन्ड अब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं जी? अब्जॉर्प्शंस। इंटेंसिटीज क्या होती हैं? इंटेंसिटीज ये है कि अगर आप एक सैंपल लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो उस जो है वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा है जो कि उस रेंज में ट्रांजिशन हो रही हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो सब भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो उनमें ट्रांजिशन हो जाए। तो जितने मॉलिक्यूल्स इस ट्रांजिशन से पास होंगे, हम कहेंगे इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन कर्व की उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो इसकी हाइट होती है, पीक हाइट इस स्पेक्ट्रम में, वो हमें बताती है जनाब कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। ये उसको लोब्स के जरिए ज़ाहिर किया गया, उसके क्या कहते हैं हम, शेप्स के जरिए ज़ाहिर किया गया है कि ये अगर कार्बोनाइल है तो ये एन होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये पाई हैं और ये पाई स्टार है। तो एन से पाई स्टार में मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि पाई स्टार हायर एनर्जी पे है और एन उनके दरमियान में है, लेकिन पाई से पाई स्टार जाना वो ज़रा डिफरेंट है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी का डिफरेंस क्या है, इसको डायग्रामेटिकली। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन में बी मेजर्ड आइदर आज ट्रांसमिटेंस और अब्जॉर्बेंस। अब्जॉर्बेंस क्या होती है और ट्रांसमिटेंस क्या होती है? ये आई है जी इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन, कि अगर आप एक रेडिएशन जो है वो उस पर फॉल करवाते हैं तो आई नॉट से मुराद है कि इनिशियल, वे आई नाइन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कि जब भी आपने कोई सैंपल जो है वो पुट नहीं किया, और अगर सैंपल पुट करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्ब इंटेंसिटी, या आई जो है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो अब्जॉर्ब जो ट्रांसमिटेंस है वो इस फॉर्मूले से शो करते हैं कि आई ओवर आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसकी रेशियो क्या कहते हैं? कहलाते हैं ये ट्रांसमिटेंस। और दूसरी तरफ जो अब्जॉर्बेंस क्या होता है, इसका लॉग ले लें और इसको रिवर्स कर दें, लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई। ये फॉर्मूला है अब्जॉर्बेंस फाइंड करने का। और आपको पता है आई ओवर आई नॉट टी है, तो आई नॉट ओवर आई जो होगा टी का रिवर्स हो जाएगा, लॉग वन ओवर टी। ये अब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्बेंस को ज़ाहिर करता है। तो जितने भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो जो वेवलेंथ है वो 0 to 2 नैनोमीटर की रेंज में आमतौर पर रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट्स लॉ ये हम करते हैं।
बियर और लैम्बर्ट लॉ को अगर अच्छा इसको सेपरेट करें तो अब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस के इसको बियर और लैम्बर्ट लॉ बेसिकली दो सेपरेट है, इनको हमने इकट्ठा किया हुआ है कि बियर लॉ है जी अब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस व्हिच अब्सॉर्ब द रेडिएशन, कि जितनी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उस सब्सटेंस की उसकी अब्जॉर्बेंस भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली अगर फर्ज करते हैं एक 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाया हुआ तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है तो अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी कम होगी, लेकिन अगर आप 0.1 मोलर लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें चांसेस भी मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा है कि वो ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरी है जी पाथ लेंथ, एल होता है पाथ लेंथ, कि अब्जॉर्प्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। जितनी पाथ लेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब रेडिएशन का कांटेक्ट उस मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा होगा तो अब्जॉर्बेंस भी ज्यादा होगी। इसको हम क्या कहते हैं जी, बियर्स लैम्बर्ट लॉ, कंबाइंड बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ, ये पाथ लेंथ है जी। तो ये एप्सिलॉन जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पे यूज किया गया है, जिसको इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है जी। आप अगर ये फाइंड करना चाहें, इसको अब्जॉर्प्टिविटी, मोलर अब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं, तो A/CL आता है जनाब। ठीक है, ए अब्जॉर्प्शन है, सी कंसंट्रेशन है, एल पाथ लेंथ है जी। अब इस अब्जॉर्बेंस अब्जॉर्बेंस पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। अगर सॉल्वेंट यूज करते हैं, आप कोई ऐसा सॉल्वेंट होता है जो भी उसी रीजन में कुछ हद तक अब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो अब्जॉर्प्शन पे डेफिनेटली डिफरेंट सॉल्वेंट्स में जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये बहुत तफसील से दिया गया। अब ये देख सकते हैं जनाब, एक तरफ लॉग ऑफ मोलर अब्जॉर्प्टिविटी ले रहे हैं, एक तरफ हम अब्जॉर्बेंस ले रहे हैं। तो इसमें जो ए कर्व है जो है वो यूवी विद स्पेक्ट्रम 4 मिथाइल इन हेक्सेन में है, और बी जो है एंड वाटर, बी वाटर में है। अब एन हेक्सेन जो है वो आमतौर पर अब्जॉर्प्शन नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये जो है वो कर्व नीचे आ रही है, लेकिन जो वाटर में जब लेते हैं तो वाटर में जो है वो एन टू सिग्मा स्टार एक ट्रांजिशन हो सकती है, इसलिए उसकी अब्जॉर्प्टिविटी जो है वो अब्जॉर्बेंस जो है वो ज्यादा कर्व डिफरेंट आ रही है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट अगर आप ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसकी अब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जाते हैं हम, इसको डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले तो हमें एक सोर्स चाहिए जो यूवी और विजिबल का सोर्स हो सकता है। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी और विजिबल हम यूज करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक सिंगल बीम हो सकता है, एक डबल बीम हो सकता है। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा है जिसमें आपको सैंपल और स्टैंडर्ड के लिए जो है एक ही पाथ जो है वो मुहैया करते हैं। तो हम उससे यूज करने के लिए सबसे पहले सैंपल को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसके हवाले से उसको बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद सॉरी, पहले स्टैंडर्ड को, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसको एज ए स्टैंडर्ड लेंगे, उसको इंसर्ट करते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं, उसको उसके हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद सैंपल लगाते हैं। लेकिन जो डबल बीम है वो जो है वो एक ही वक्त में दोनों काम करता है। एक क्यूवेट में या एक सेल सेक्शन में आप सैंपल स्टैंडर्ड रख देते हैं जैसे सॉल्वेंट, और दूसरे में आप सैंपल रखते हैं, तो वो सैंपल और स्टैंडर्ड को फॉर खुद ब खुद ही जो है वो कर लेता है, कंपेयर कर लेता है। तो अब ये देखें, ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक बताया गया कि सबसे पहले एक यूज होगा सोर्स है। अब सोर्स को जो है वो एक स्ट्राइक करवाया जाएगा एक लेंस पर, ठीक है, ताकि इसको आगे हम मोनोक्रोमेटर की तरफ ले जाएं। मोनोक्रोमेटर का फायदा ये होता है कि वो तमाम वेवलेंथ्स जो हैं वो जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको वो साइड पे कर देगा, हमें एक खास वेवलेंथ की ज़रूरत है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारा किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन दे रहा है, तो उस वेवलेंथ को हम सेट कर लेते हैं। मोनोक्रोमेटर के जरिए हम उस वेवलेंथ को सेट कर लेते हैं। अब तमाम वेवलेंथ जो है वो वहां से पास नहीं करेंगी, बल्कि सिर्फ जो हमारी मतलूबा वेवलेंथ की रेडिएशन है वो यहाँ से पास करेंगी।
अब ये मोनोक्रोमेटो के आने के बाद यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर है, इसको स्प्लिट कर देता है। इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम रहेगी। एक तरफ वो सैंपल सेल से गुजरेगा, दूसरी तरफ ये जो है वो रेफरेंस सेल से गुजरेगा। रेफरेंस सेल आमतौर पर जिस सॉल्वेंट में हमने वो सैंपल का सोल्यूशन बनाया होता है वो होता है। तो आगे जाके जो रिकॉर्डर है उन दोनों को रिकॉर्ड या कंपेयर करके जो है वो आगे हमें रिजल्ट देता है। तो इधर से जो आएगा अब्जॉर्प्शन जितनी होगी वो भी इधर हम ऑब्जर्व कर लेंगे। और रेफरेंस सेल से गुजरते हुए क्योंकि इनका पाथ डिफरेंट है, तो यहाँ पे अब पाथ चेंजर लगाना पड़ेगा, कोई लेंस लगाना पड़ेगा जो उसको फिर इकट्ठा कर दे। तो ये इकट्ठा करके हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको एम्पलीफाई करके करंट की सूरत में, और उसको हम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज मशीन के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेजर पार्ट जो है वो सोर्स। तो यूवी के लिए सोर्स डिफरेंट होगा, विजिबल के लिए तो हम टंगस्टन लैंप यूज करते हैं, और जो यूवी के लिए हम सोर्स जो है वो दूसरा और यूज करते हैं। आमतौर पर ड्यूट्रियम जो है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब इसके अगले पॉइंट की तरफ। ये था जो इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। ये सारा अब्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया। सैंपल हैंडलिंग। तो सैंपल में सिंपल इसको किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में आमतौर पर हम यूज करते हैं जो कि उस रेंज में जहाँ पे हमारा सैंपल जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा सॉल्वेंट जो यूज करेंगे जो उस सेल जो रेंज में यूज ना करें। तो सम कॉमन सॉल्वेंट्स जो है वो कौन से यूज होते हैं, वाटर, एसीटोनाइट्राइल, एनहेक्सेन एटसेट्रा, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमोफोर्स। हर वो ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि यूवी और विजिबल रेंज में अब्जॉर्प्शन का जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेशंस भी क्रोमोफोर्स हो सकती हैं, कोई मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ये भी क्रोमोफोर्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हम एक आध दो तीन की हम ये यूज याद रख लेते हैं कि वायलेट रेंज में अगर कर रहा है तो 400 नैनोमीटर में करेगा, 800 में तो रेड। तो क्रोमोफोर हर वो ग्रुप है, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, विच कैन अब्सॉर्ब इन यूवी विजिबल रेंज, वो क्रोमोफोर है। ठीक है। तो वायलेट की रेंज, ये डिफरेंट कलर्स की रेंज यहाँ पे बताई गई है। इसके मुकाबले में ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो क्रोमोफोर्स हैं, जो किस किस नैनोमीटर पर, किस लैम्डा, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करते हैं, और इसमें कौन सी टाइप की ट्रांजिशन होगी। ये भी आप टेबल आपने अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपको अगर मल्टीपल चॉइस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एसिलीन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किस वजह से होती है और किस बुनियाद पर होती है। ये एक आपको एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है कार्बोनाइल का। ठीक है। ऑक्सोक्रोम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑक्सोक्रोम हर वो ग्रुप है जो कि सेपरेटली अगर मौजूद है वो तो रेंज, उस रेंज में यूवी और विजिबल रेंज में अब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन किसी क्रोमोफोर के साथ जब वो अटैच होता है तो वो जरूर उसके अब्जॉर्प्शन को कम या ज्यादा कर सकता है। इस हवाले से ऑक्सोक्रोम की मौजूदगी के वजह से डिफरेंट किस्म की शिफ्ट्स लैम्डा मैक्स में होती है, जिसको हम यहाँ पे अभी स्टडी करते हैं कि ये चार किस्म की शिफ्ट जो पहले जो है हम मैंने जो स्लाइड्स आपको सेंड की उसके अंदर भी मौजूद हैं। अच्छा, आमतौर पर जितने भी ऑक्सोक्रोम है उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये है कि अगर एक ऐसी शिफ्ट होती है की वजह से यूवी और विजिबल में लैम्डा मैक्स पर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ अगर शिफ्ट हो जाता है, इसको रेड शिफ्ट है। इसी तरह अगर जो है वो
रेड शिफ्ट को बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, ये आपने नाम याद रखने के, रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट, अगर वो मैक्सिमम जो लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है यानी कि कम वेवलेंथ की तरफ आ जाता है, तो उसको रेड शिफ्ट या सॉरी ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसी तरह अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, मैक्सिमा भी चेंज आ सकता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू शॉर्टर या लॉन्गर की तरफ जा सकती है। इसके अलावा उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो सकती है। ठीक है जी। तो अगर वो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है तो इसको हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, अगर वो कम हो जाती है तो इसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट्स कहते हैं। तो इन शिफ्ट्स का आपने जरूर ख्याल रखना है, एमसीक्यूज के तौर पर इनको याद रखना है। ये आगे लैम्डा मैक्स और ई मैक्स का एक टेबल दिया हुआ है, इसको हम स्टडी कर लेंगे आप। अब्जॉर्प्शन बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें डबल जो है डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट टू ईच अदर होते हैं, इसको हम कॉन्जुगेशन सिस्टम कहते हैं। और कॉन्जुगेशन सिस्टम में आमतौर पर जो ट्रांजिशन होती है वो पाई टू पाई स्टार होती है। ट्रांजिशन क्या होगी, पाई टू पाई स्टार होगी। तो बेसिकली इसका अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी यूवी और विजिबल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये स्टडी ऑफ कॉन्जुगेशन ही है, कि क्योंकि सबसे आसानी से यहाँ पे ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार्स होती हैं, तो ये कॉन्जुगेशंस को चेक करने के लिए यूज होती। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अगर दो डबल बॉन्ड फर्ज करते हैं अल्टरनेट टू ईच अदर, तो ये हमारे पास दो पाई बॉन्ड जाहिर किए गए हैं जी, पाई 1 और पाई 2 या पाई 2 और पाई 3। तो ये स्टार जो है वो ये पाई है और ये पाई स्टार्स हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। पाई 1 जो और पाई 2 एंड बॉन्डिंग है, और पाई 2 और पाई 3 जो है, पाई 3 और पाई 4 जो है एंटी बॉन्डिंग। तो आमतौर पर जो क्या होता है, हमने जैसे कि बात की होमो टू ल्यूमो, लो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्युपाइड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो ट्रांजिशन जो है वो होंगी पाई 2 टू पाई 3। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइइन में। तो ये कॉन्जुगेटेड डाइइन सिस्टम, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइइन सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं। डाइइन है कि दो डबल बॉन्ड जब एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, इसको डाइइन सिस्टम कहते हैं। अगर ये दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और एक सर्कल में, एक साइकिल में मौजूद है, क्लोज रिंग में मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं होमो, जो साइक्लिक है। अब अगर तो एक ही सर्कल में या एक क्लोज चेन में मौजूद है तो उसको होमो न्यूक्लियर या होमो एनुलर। अगर एक से ज्यादा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो जाती है दूसरी रिंग में, एक डबल बॉन्ड एक रिंग में है, फिर सिंगल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड जो है दूसरी रिंग में है, तो इसको कहते हैं हेट्रो एनुलर। अब हम कॉन्जुगेटेड डाइइन सिस्टम की जो अब्जॉर्प्शन का पैटर्न जो है वो स्टडी करते हैं। तो वो दो तरह के हैं जनाब, होमो एनुलर एंड हेट्रो एनुलर। ये आगे इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं कि होमो एनुलर क्या है, हेट्रो। ये देखिए, इसमें ए और बी ये कॉन्जुगेशन तो है, डबल है, सिंगल है, डबल है, तो ये दो रिंग्स में कॉन्जुगेशन मौजूद है, इसलिए इसको हेट्रो एनुलर कहेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेशन एक ही रिंग में मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं जी होमो एनुलर। जी, तो ये होमो और हेट्रो का यहाँ से हमें अंदाजा हो सकता है। तो ये जो रिंग्स नहीं है वो तो जाहिर है वो इसमें होमो और हेट्रो की बात नहीं आएगी, उसको एज अ होमो ही हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो होता है, वैसे तो इसकी तफसीर में हमें जाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है कि कॉन्जुगेशन के साथ जो एक्सटेंड हो रहा होता है बॉन्ड, उसको कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन में शामिल तो नहीं होता, लेकिन ऐड हो रहा होता है उसकी एक्सटेंशन में। तो ये हम कुछ वैल्यूज बस याद रख लें, इसमें ज्यादा तफसील में जाने की हमें जरूरत नहीं है। ए साइक्लिक डाइन है तो उसकी ये वैल्यू होगी, हेट्रो एनुलर ए साइक्लिक यानी कि साइक्लिक नहीं है तो 217 होगी। अगर वो साइक्लिक में है तो हेट्रो एनुलर है तो 214 है, अगर होमो एनुलर है तो 253 है। ओके, ये कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस आई थिंक सो क्वेश्चन में बहुत कम पूछी जाती हैं यूपीएससी के। अच्छा, अब कई तरह के होते हैं लेकिन हम बेसिक वैल्यू इसकी जरूर याद रखेंगे। अब वो तो थी डाइन्स, अब डाइन्स के अलावा कुछ और ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें कॉन्जुगेशन हो सकती, उसमें एक जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बन ऑयल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड।
कि अगर एक अल्फा कार्बन है कार्बोनाइल के साथ, फिर एक बीटा कार्बन है, उनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो अब ये देखें ये भी एक्सटेंड जो है कॉन्जुगेशन बन जाती है। डबल है, सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। तो अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो इसको हम डिफरेंट वैल्यूज देते हैं कि ए साइक्लिक है, 6 मेंबर्ड है, साइक्लिक कीटोन है 215, 5 मेंबरिंग है तो 202, अल्डिहाइड्स है तो 207। यानी कि सिर्फ बेसिक वैल्यू मेरा ख्याल है कि आप याद रख लेंगे तो हमें ज्यादा। ये कैलकुलेशंस हैं डिफरेंट, जो है कि थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट लैम्डा मैक्स की जा सकती है। वैसे तो लैम्डा मैक्स एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिसकी बुनियाद पर हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड किस तरह से अब्जॉर्ब करते हैं, बेसिक। अच्छा, ये जो है अब्जॉर्प्शन लैम्डा, ये जो इसका जो क्या कहते हैं, एक ग्राफ है या स्पेक्ट्रम है, तो ये देखिए कि जिस जिस पॉइंट पर ये अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो कर रहा है कि 250 के करीब, यानी कि ये तकरीबन 248 है, तो किसी कंपाउंड में इसका मतलब है कि ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप भी है या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम भी जो है जो यहाँ पे अब्जॉर्ब करता है, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये ग्रुप वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड किस किस पॉइंट पर किस किस नैनोमीटर्स में वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कौन से पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। अच्छा, ये अब वेपर फेज और उसके, ये वेपर फेज में है ए जो ऊपर, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो बड़े वो शार्प पीक्स हमें नजर आ रही। लेकिन जब हम सॉल्वेंट यूज करते हैं इथेनॉल, तो इथेनॉल और उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन होता है, इसलिए जो पीक्स जो है वो ब्रॉड हो जाती हैं, सिग्नल जो है वो थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं। ये कुछ वैल्यूज हैं कि E2 बैंड और बी बैंड। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बहुत तफसील से नहीं आता, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस होंगे। इस को हम नहीं लेके जा रहे। ये वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन से हम आ जाते हैं। तो पहला ये है कि यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हो हम इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, जैसा कि ये इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये कॉन्जुगेशन सिस्टम को जो है वो स्टडी करने के लिए यूज होती है। तो जितने भी नॉन एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उनकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए यूज करेंगे। तो यानी कि दो तमाम फंक्शनल ग्रुप जो 200 से 800 नैनोमीटर में अब्जॉर्प्शन करते हैं, उनकी प्रेजेंस इसके जरिए हम कर सकते हैं। एनालिटिकल एप्लीकेशन इसकी ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद है जो कि इस रेंज में जो कर सकता है, अब्जॉर्ब करता है, तो उसकी कंसंट्रेशन फाइंड की जा सकती है। उसका तरीका ये होता है कि आप उस कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशंस बनाते हैं, और आप क्या करते हैं जनाब, मिसाल के तौर पे KMnO4 है, जैसे कलरीमेट्री में एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे MSc और BS में, कि KMnO4 की आप एक नॉन कंसंट्रेशन लेते हैं। कंसंट्रेशन लेकर हम क्या करेंगे, उसका एक फाइंड करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का, फिर अननोन उस ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा भी फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक मेजरमेंट्स भी हो सकते हैं कि एक अगर एक ऐसा रिएक्शन है जिसके दौरान एक ऐसी सब्सटेंस पैदा हो रही है या कंज्यूम हो रही है जो कि ऑप्टिकली वो अब्जॉर्ब करती है यूवी और विजिबल रेंज में, तो इसके जो है वो रिएक्शन की प्रोग्रेस को इससे हम चेक कर सकते हैं। कैसे कि टाइम टू टाइम हम देखेंगे कि अब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम या ज्यादा होती जाएगी, जो हमें बताती है कंसंट्रेशन के बारे में। इसके अलावा हमें बियर्ड लैम्बर्ट लॉ में हम ये बात करते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे अब्जॉर्प्शन कम या ज्यादा होगी, इसका मतलब कंसंट्रेशन में भी कमी या ज्यादती हो रही है। इस तरह से हम रिएक्शन के रेट का भी अंदाजा लगा सकते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। कुछ ऐसे बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो आयनाइज होने के बाद कलर अब्सॉर्ब करते हैं।
ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एक्सटेंड जैसे जैसे कलर की अब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, इसका मतलब आयनाइज फॉर्म में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ती जाएगी। तो किसी एस्टर्स की आप आयनाइजेशन की एक्सटेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि ये कि एच ए की कंसंट्रेशन, क्योंकि एच ए की सूरत में वो अब्जॉर्ब नहीं करता लेकिन ए नेगेटिव की सूरत में अब्जॉर्ब करता है, तो अब्जॉर्बेंस जो है वो एच ए की वो कम होती जाएगी और ए नेगेटिव की जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये इससे हम यहाँ पे पी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों की रेशो होती है। स्टेरियोकेमिकल स्टडीज, यानी कि स्टेरियोकेमिकल स्टडीज में कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होना। इसके अलावा इसकी सिस और ट्रांस की जो फॉर्मेशन है वो फाइंड करना, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक के सिस जो है वो डिफरेंट, जैसे कि स्टिल बीन एक कंपाउंड है, सिस फॉर्म में वो 283 पर वो देता है और ट्रांस फॉर्म में जो है 295। जिसका मतलब है कुछ अननोन कंपाउंड्स जो हैं उनको आप सिस और ट्रांस की जो है वो फर्क कर सकते हैं इस बुनियाद पर कि आपके पास क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव कर देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीज का। आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले तो इसकी आपने रेंज याद रखनी है, नैनोमीटर में भी और इसके माइक्रोमीटर में भी, और ये पर सेंटीमीटर भी। ये पर सेंटीमीटर में वेव नंबर के लिहाज से है और ये वेवलेंथ के लिहाज से 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर वेव लेंथ है और 4000 टू 4625 पर सेंटीमीटर इसकी जो है वो वेव नंबर है। आईआर की रेंज, जो वेवलेंथ की रेंज ये होती है 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर में। इसको अगर हम, अच्छा इसकी जो रेंजेस भी आप ये भी 0.8 टू 2.5 जो है वो नियर इंफ्रारेड कहलाती, 16 टू 10 टू 13 जो है इनको फार इंफ्रारेड कहते हैं, और बेसिक इंफ्रारेड की जो है ये रेंज है, फार और नियर को निकाल के। बियर लैम्बर्ट लॉ हर किसी पे एप्लीकेबल है। अच्छा, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? अब जब भी कोई बॉन्ड होता है ना जी, वो एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो उनके दरमियान दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो जो वाइब्रेशंस हैं वो बॉन्ड्स की, जो केमिकल बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, कई तरह की हो सकती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल वाइब्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल। अब दो तरह की फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं, एक होती है जी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और दूसरी होती है जी बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल्स में डिफरेंस आता है, और वाइब्रेशंस में क्या होता है? बॉन्ड डिस्टेंस में डिफरेंस आता है। तो ये आपने याद रखना है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें चेंज आएगा और बॉन्ड डिस्टेंस में चेंज आएगा टू एंड फ्रो मोशन की वजह से, और बेंडिंग में डिफॉर्मेशन होगी और इसके बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा। इस वाले से कई तरह की पॉसिबल वाइब्रेशन है। ये जो है वो स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। दो हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की टाइप्स, और ये है जी बेंडिंग वाइब्रेशंस की टाइप। ट्विस्टिंग है, रॉकिंग है, सिजलिंग है, वैकिंग है। इसके बारे में अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। वैकिंग ये है कि आगे और पीछे है कि दोनों आगे जाएंगे एक तरफ दोनों पीछे आएंगे। अगर ये है कि आगे और पीछे, एक आगे जाता है एटम, दूसरा पीछे जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, तो ये ट्विस्टिंग है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। सीजरिंग, सीजर की तरह। रॉकिंग जो है अपोजिट है, एक दूसरे के पीछे आते हैं, एक ही प्लेन में होंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो डिफरेंट टाइप्स की उसने सीजरिंग और ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस बताई हुई हैं। अच्छा, ये है जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी इंटरेक्शन होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस का और उस मॉलिक्यूल का, तो उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज आती है। हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अगर आप कहते हैं कि डिस्टेंस चेंज होता है तो डेफिनेटली चार्ज अगर तो सेम है,
डिस्टेंस चेंज होगा तब भी डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। तो वो कहते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो है वो तमाम फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो है डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं करते। कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन उसके डाइपोल मोमेंट को चेंज करती हैं, कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन उसको डाइपोल को चेंज नहीं करती। हमने स्टडी करना होता है कि वो फंडामेंटल वाइब्रेशन जो डाइपोल मोमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, वो इंफ्रारेड एक्टिव कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? इंफ्रारेड एक्टिव कहलाती हैं। ये सिलेक्शन रूल है। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, ओनली दोज वाइब्रेशंस व्हिच कॉज द डाइपोल मोमेंट टू फ्लक्चुएट, कि वो वाइब्रेशन जो उससे डाइपोल मोमेंट फ्लक्चुएट होगा, वो जो है वो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आईआर रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन होगा, तो हम क्या कहेंगे, वही जो है वो एक्टिव वाइब्रेशंस होंगी और एक्टिवली इंफ्रारेड रेडिएशंस के साथ उसका इंटरेक्शन होगा। इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशन जिनकी वजह से जो मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, वो चेंज हो। ये जो कुछ पॉइंट्स है उसके लिए, एन अब्जॉर्प्शन इज बैंड इज टू वीक टू ऑब्जर्व। अच्छा, बाज़ का तो अब्जॉर्प्शन तो हो सकती है। कौन सी जो है अब्जॉर्प्शन जो है वो फंडामेंटल जो है वो नहीं होती और उसमें चेंज डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं आता? एक तो वो वाइब्रेशन जो डाइपोल मोमेंट में वो भी आईआर इनएक्टिव होंगी। इसके अलावा सम फंडामेंटल वाइब्रेशन डी जनरेट एंड अब्सॉर्ब एट द सेम फ्रीक्वेंसी। कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जो कि एक जैसी होती हैं, एक जैसी क्या कहते हैं वेवलेंथ पे वो अब्सॉर्ब करती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। सीजनिंग और इस तरह कुछ अब्सॉर्प्शन बैंड्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो ये है जी। तो कुछ जो है वो अब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो बहुत वीक होते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस है जिनकी फ्रीक्वेंसी आईआर से वाइड कर जाती है, वो बाहर हो जाती है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस या ऑब्जर्व नहीं करते। अच्छा, ओवरटोन्स क्या होती हैं? ये भी एक, तो ये ओवरटोन्स ऐसी नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं, या सिंपल कह सकते हैं कि ओवरटोन जो है नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं, कि आप फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा भी कुछ सिग्नल्स आ जाते हैं आईआर स्पेक्ट्रम में, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस। ठीक है, उसके अलावा जो सिग्नल्स आएंगे उनको कहेंगे ओवरटोन्स। तो बाज का दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस के इंटरेक्शन से एक सिग्नल पैदा हो जाता है, उसको भी ओवरटोन कहते हैं। तो हम जितने भी आईआर स्पेक्ट्रम करते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा जो है वो कुछ ओवरटोन्स के सिग्नल्स भी आते हैं। ये हमारे पास एक हुक्स लॉ जो है वो, उसके मुताबिक हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस की जो है वो फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो अब्जॉर्ब करते हैं। ये भी एक हम समझते हैं कि जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स के जरिए अटैच हैं, वो क्या है? एक स्प्रिंग सिस्टम है। तो स्प्रिंग सिस्टम पे हमें पता है कि हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो कोई भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम हुक्स लॉ को यूज करते हुए ये फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, ये हम जरूर याद करनी है, ये जरूर कि बॉन्ड की टाइप्स जो है वो किस रीजन में अब्सॉर्ब करेंगे। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3700 से 2500। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये इस रेंज में। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इस रेंज में वो अब्सॉर्ब कर रहा है तो कौन सा पॉसिबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है जी। तो फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं अब्जॉर्प्शन पे।